हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉलीवुड डिकोडेड। आज के मूवी का नाम है बुचर्स बुक रैगहॉर्न, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। स्टार्टिंग में ही हम एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं जो काफी जख्मी हालत में अपनी जान बचाने की कोशिश में है। तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा डिफॉर्म आदमी आता है जो कैनिबल है, यानी इंसानों का मांस खाने वाला। उसका साइज भी काफी बड़ा होता है। ये डिफॉर्म भागता हुआ आता है और एक हाथ से उस लड़की के पूरे चेहरे को कवर कर लेता है। वो इतना ताकतवर होता है कि उसने एक हाथ से ही लड़की का चेहरा क्रश कर दिया, जिससे इसका नाम क्रशर पड़ गया। फिर वो आदमी लाश को अपने घर ले जाता है जो जंगल के बीचों बीच है। घर में उसका बड़ा भाई आराम से टीवी देख रहा होता है। क्रशर लाश को बाहर ले जाकर उसके टुकड़े करने लगता है। तभी हम टीवी पर एक टेप रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें क्रशर उस लड़के को मार रहा है। असल में उस लड़के को कैद करके उस पर जुल्म किया जा रहा था, लेकिन किसी तरह वो लड़की भाग निकली तो क्रशर ने उसे मार डाला। अब दोनों उसका मांस प्याज के साथ तेल में फ्राई करके ये मजे लेकर खाने लगते हैं। अब हमें एक ग्रुप दिखता है जो किसी अमीर आदमी की बेटी को किडनैप कर रहा होता है। किडनैप की हुई लड़की कार के डिक्की में बंधी होती है। किडनैपर्स में एक गुंडा, उसका भाई, एक लड़का और उसकी कजिन सैरा होती है। सैरा और उसका कजिन तो किडनैपर्स नहीं थे, बस मजबूरी में इन गुंडों के साथ मिलकर ये सब कर रहे थे। अब ये लोग कहाँ जा रहे थे ये बस एक गुंडा ही जानता था और उसके आगे के प्लान के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं था। अब ये लोग एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। यह गुंडा कार में ही बैठा होता है जबकि उसका भाई फ्यूल भरने गाड़ी से उतरता है। तब सैरा और उसका कजिन स्टोर में चले जाते हैं। यहाँ स्टोर का पिछला दरवाजा खुला होता है। सैरा के कजिन का यहाँ से भाग जाने का काफी मन था, लेकिन वो अपनी बहन को अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकता था। इनकी कार के आगे एक बूढ़ा आदमी अपने ट्रक में फ्यूल भर रहा होता है। तभी एक शेरिफ आकर उस आदमी से बातें करने लगता, जिस वजह से गुंडे काफी डर जाते हैं। गुंडे ने तो अपनी गन भी निकाल ली थी। फिर सैरा और उसका कजिन बाहर आए तो शेरिफ इन दोनों से भी बातें करने लगता है। यह देखकर तो दोनों गुंडे और परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं शेरिफ को इन पर शक न हो जाए, पर सैरा शेरिफ का ध्यान भटका देती है। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में गुंडा सबसे बहस करने लगता है। तभी अचानक कार के सामने एक बड़ा सा हिरण आ जाता है। गुंडे से कार संभल नहीं पाती है और कार सीधा हिरण से टकरा जाती है। वो तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन गुंडा हिरण की सींगों में फंस जाता है। दरअसल हिरण के सींग उसके छाती में घुस जाते हैं। अब ये तीनों हिरण को कार के आगे से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना भारी हिरण इन लोगों से जरा सा भी हिल नहीं रहा था। हिरण को हटाते वक्त गुंडे को तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक हिरण की होश आता है और वो भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, जिससे गुंडे की तकलीफ अब बर्दाश्त के बाहर चली जाती है और वो सीधा हिरण के सिर में गोली मारता है। हिरण का सिंग छाती में घुसने की वजह से ये गुंडा भी बचने वाला नहीं था, इसलिए उसका भाई उससे आगे का प्लान पूछता है, लेकिन गुंडा अभी भी नहीं बता रहा था। गुस्से में उसके भाई ने उसे गोली मार दी, जिससे उसका सिर उड़ गया। उसकी मौत के साथ अब इनका प्लान खत्म हो चुका था और आगे क्या करना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कार भी चलने लायक नहीं थी, इसलिए उन्हें पैदल आगे बढ़ना पड़ा। उनके मन में ये भी सवाल था कि वे आगे जाएं या पीछे गैस स्टेशन की तरफ। और तो और उनके साथ में किडनैप की हुई लड़की भी थी, उसका क्या करें। ये लोग इसी सोच में थे कि तभी अचानक वहां एक ट्रक आ जाता है। उसमें एक आदमी था जो उनकी हालत देखकर कहता है, तुम में से 2 लोग मेरे साथ चल सकते हो। वहां गैस स्टेशन पर जाकर तुझे कुछ तो मदद मिल ही जाएगी। लेकिन दूसरे गुंडे का प्लान कुछ और था। उसने सोचा, सिर्फ 2 लोग क्यों जाएं? अब तो हम सब जाएंगे। और गुंडे ने उस आदमी को गोली मार दी, जिससे वो नीचे गिर गया। हालांकि वो तो मदद करना चाह रहा था। गुंडा दूसरी गोली भी मारने लगा, लेकिन तभी सैरा के भाई ने उसे रोक दिया। इस मौके का फायदा उठाकर ट्रक वाला आदमी वहां से अपना ट्रक लेकर भाग जाता है।
सैरा के भाई के इस हरकत से गुंडे का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो गया। वो तो सैरा के भाई को भी मारने वाला होता है, लेकिन सैरा के होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता था। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्रशर का भाई उन पर नजर रख रहा था। इंसानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कई हफ्तों का खाना उसे अपने नजरों के सामने दिख रहा था। अब वो सीधे क्रशर के पास पहुंच जाता है। यह क्रशर उदास होकर बैठा था। वो कहता है, मेरी नई दोस्त जो यहाँ से भाग रही थी, मैंने उसे मार दिया। तभी उसका भाई कहता है, नई दोस्त आ गई है, जल्दी चलो। अब क्रशर वहां से हथकड़ियां और बेड़ियां उठाकर चला जाता है। यहाँ ट्रक चलाते हुए उस आदमी की मौत हो गई। उसकी गाड़ी जैसे ही साइड में जाकर रुकी, एक बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और फौरन शेरिफ को बुला लेता है। उसे देखकर शेरिफ को पता चलता है कि मामला सीरियस है, क्योंकि उसे गोली लगी थी। तभी रेडियो पर खबर आती है कि 4 किडनैपर एक लड़की को किडनैप करके भाग रहे हैं। तब उसने सुबह देखे हुए उन चारों लोगों की शक्लें और कार याद आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि वही 4 लोग किडनैपर हैं। फिर शेरिफ ने और पुलिस बुलाई और वह खुद भी आगे बढ़ जाता है चेक करने के लिए। इस बीच सैरा का भाई ऐश की यानी उस किडनैप की हुई लड़की की पूरी देखभाल कर रहा था। यहाँ इनके पीछे पीछे क्रशर भी चल रहा होता है। गुंडा इन सब हरकतों से पक चुका था। उसका दिल कर रहा था कि सैरा के भाई को भी मार दूं, लेकिन उसे गोली मारने से पहले किसी और ने गुंडे को गोली मार दी। यहाँ आया कहानी में ट्विस्ट। दरअसल क्रशर के भाई ने उस गुंडे को गोली मारी थी। उसे देखकर सैरा नाटक शुरू कर देती है कि ये बुरा आदमी था, हमें किडनैप करके ले जा रहा था, हमें बचाओ। लेकिन क्रशर के भाई पर उसके इस नाटक का जरा सा भी असर नहीं हुआ। अब सैरा का भाई भी आगे आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, क्रशर के भाई ने उसके मुंह पर गन मारकर उसका मुंह बंद कर दिया। उन दोनों बहन भाई को बेड़ियों में कैद करके वो उन्हें उनकी बंद पड़ी हुई गाड़ी तक ले जाता है। वो हैरान थे कि कार तक क्यों ले आया। असल में क्रशर के भाई को हिरन का सर चाहिए था। वह ऐश को क्रशर के लिए पीछे छोड़ देता है ताकि क्रशर ऐश के साथ दोस्ती कर सके, लेकिन क्रशर उसे एक हाथ से मारकर बेहोश कर देता है। उधर क्रशर का भाई सैरा के भाई के साथ हिरन का सिर काट रहा था। जब उन्होंने हिरन को पूरी तरह काटा और उसे वहां से ले जाने की बारी आती है, क्रशर भाई सिर्फ उसका सर उठा लेता है। तो सैरा के भाई ने पूछा, तुम्हें मांस नहीं चाहिए क्या? जवाब में क्रशर का भाई कहता है, नहीं, हम जानवरों का मांस नहीं खाते। सैरा के भाई ने सोचा कि शायद ये लोग वेजिटेरियन होंगे, लेकिन यहाँ सैरा की भाई ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। अब बात असल में क्या है, ये तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ क्रशर ऐश को लेकर घर पहुंच चुका था। उसने ऐश को अच्छी तरह से बांध दिया। तभी हमें पता चलता है कि ऐश तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। जैसे ही वह जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, तब सामान से टकराकर सच में बेहोश हो जाती है। इतने में क्रशर का भाई उन दोनों को भी ले आता है और क्रशर को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। हिरन का सिर उन्होंने शेड में रख दिया। इसी दौरान शेरिफ उनकी कार तक पहुंच चुका था, जहां उसका दिमाग चकरा जाता है। कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अंदर बैठा गुंडा तो गोली से मरा था और तो और हिरन का सिर भी कटा हुआ था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था, ये समझने के लिए शेरिफ को खून के निशानों का पीछा करना था, जो हिरन के सिर से गिरता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। इस बीच सैरा क्रशर के भाई के सामने एक डील रखती है कि जिस लड़की को उन्होंने किडनैप किया था, उससे उन्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा, आधा पैसा तुम रख लेना। लेकिन क्रशर के भाई के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। वो सैरा को नींबू पानी पीने के लिए देता है, पर सैरा पीने से मना कर देती है और उसे उल्टा जवाब देती है। फिर क्रशर का भाई अपना हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। सैरा को लगता है कि इसने डील एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन हाथ मिलाते मिलाते क्रशर का भाई उसका हाथ खींचकर उसका मुंह टेबल पटक देता है। सैरा को डर था कि नींबू पानी के अंदर जहर होगा, लेकिन वो सोचती है कि अगर उसने मुझे मारना होता तो जंगल में ही मार देता, इसलिए वो पीने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, तुम भी उन लोगों जैसे हो, कत्ल सरेआम करने वाले। क्रशर का भाई बोलता है, यह हम क्रशर है, यानी बुरी तरह तड़पाकर मारने वाले।
हम तो एक हाथ से चेहरे को क्रश कर देते हैं, फिर उन्हें पकाकर मजे से खाते हैं। अब क्रशर के भाई ने उस पर बंदूक तान दी, जिसके बाद वो बिना बोले सारा नींबू पानी पी जाती है। फिर जब क्रशर का भाई थोड़ा काम में मसरूफ हो जाता है तो सैरा बंदूक उठाकर उस पर गोली चला देती है, लेकिन बंदूक तो खाली थी। यहाँ सैरा को पता चलता है कि नींबू पानी में जहर नहीं बल्कि बेहोशी की दवा थी। उसके बेहोश होते ही क्रशर का भाई ऐश के पास पहुंच जाता है, जिसे चेयर पर बांधा हुआ था। ऐश अब भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तब क्रशर के भाई ने उसका लॉक तोड़कर कपड़ा उसके मुंह से हटाया और अब हम उसका चेहरा पहली बार देख पाते हैं। इस बीच क्रशर एक ही हाथ से सैरा के भाई को भी बेहोश कर देता है। उसका भाई क्रशर को कहता है कि ऐश को बंद कर दे, तब क्रशर ऐश को बंद कर देता है। फिर क्रशर सैरा को बाहर लटका देता है ताकि वो उसे काट सके। ऐश वाला बैग वह सैरा के मुंह पर डाल देता है और यह सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू करता है ताकि बाद में सारा नजारा देखकर वो मजे ले सके। इस बीच क्रशर सैरा के भाई को अंदर ले जाकर चेयर पर बांध देता है। क्रशर का भाई सैरा को होश में लाता है और फिर कैमरा के सामने उसे छेड़ने लगता है। उसकी चीख सुनकर ऐश सोचती है, क्यों ना हिरन की सींग से मैं अपने हाथों की रस्सी काट लूं। क्रशर का भाई सैरा को थोड़ा सा काटकर अपना कैमरा लेकर उसके भाई के पास आया। सैरा का भाई पूछता है, सैरा कहाँ है? तो क्रशर का भाई कहता है, लटकी हुई है बाहर। इसी दौरान ऐश ने हाथों की रस्सी काट ली और फिर पैर की बेड़ियां भी खोल लेती है। अंदर क्रशर का भाई सैरा के भाई पर जुल्म करना शुरू कर देता है। वो उसके शरीर के हिस्से पर कट्स लगाने लगता है। ऐश के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वह भाग जाए या कुछ करे। लेकिन ऐश उन्हें मारने के लिए सोचती है। वह अंदर जाकर एक शॉटगन उठाती है, उसमें गोलियां भरती है और 2 गोलियां अपने साथ ले लेती है। क्रशर का भाई सैरा के भाई के जख्मों को लाइटर से जला रहा था ताकि उसका खून न बहे। अचानक ऐश अंदर आती है और सबसे पहले वह क्रशर को गोली मारती है। फिर वह क्रशर के भाई को गन पॉइंट पर लेकर सैरा के भाई को आजाद करवाती है। फिर सैरा के भाई के हाथों क्रशर के भाई को बेड़ियों में कैद करवाती है, जिसके बाद वो तीनों को लेकर बाहर आ जाती है। क्रशर के भाई को वो इसलिए नहीं मार रही थी क्योंकि वो इन्हें रोड तक पहुंचाएगा। सैरा के भाई ने सैरा को नीचे उतारा और देखा कि वो भी जिंदा है। उसने सैरा को कपड़े पहनाए और फिर वो जल्दी क्रशर के भाई के पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ चलने में दोनों को तकलीफ हो रही थी, लेकिन चलना मजबूरी थी। ऐश ने तीनों पर गन तानी हुई थी, क्योंकि ये दोनों उसके दोस्त नहीं थे, ये तो उसके किडनैपर्स थे। अब ऐश के लिए तीनों बिल्कुल बराबर थे, लेकिन बड़ा खतरा क्रशर के भाई का था। चलते चलते क्रशर के भाई ने सैरा के भाई का गला पकड़ लिया। सैरा का भाई ऐश को गोली चलाने को कह रहा था, पर जब उसने नहीं चलाई तो क्रशर के भाई ने उसकी गर्दन दबाकर उसे जान से मार दिया। ऐश अब भी गोली नहीं चला रही थी। तब सैरा ने ऐश के हाथ से गन छीन ली और सीधा क्रशर के भाई पर गोली चला दी। अब क्योंकि गन सैरा के हाथ में आ गई थी, ऐश फिर से गुलाम बन गई थी। उसने ऐश को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। तब किसी ने गोली मारकर सैरा का सिर उड़ा दिया और वो था शेरिफ। शेरिफ को लगा कि सैरा ऐश को मार देगी, इसलिए उसने उसे ही मार दिया। शेरिफ ऐश से थोड़ी पूछताछ करता है, फिर उसे कहता है, मुझे उनके घर तक ले चलो, मैं पूरे मामले की जड़ तक जाऊंगा। पर घर आकर उन्होंने देखा कि क्रशर तो वहां पर है ही नहीं। ऐश को पता लग चुका था कि अब तो हम गए जान से। वो भागना चाहती थी, लेकिन शेरिफ ने उसे हथकड़ी लगाकर चेयर से बांध दिया। फिर वो बाहर जाता है, तभी क्रशर उसका एक हाथ पकड़कर उसका चेहरा कुचल देता है। इसके बाद वो उसके टुकड़े करने लग जाता है। तब तक एक बार फिर ऐश हथकड़ियों से आजाद हो जाती है और एक बड़ा सा चाकू लेकर ऐश भी बाहर जाने लगती है। तब अचानक कई से क्रशर का भाई अंदर आ जाता है और वो ऐश को गन पॉइंट पर कर लेता है। लेकिन ऐश ने जल्दी से वो चाकू उसके माथे में घुसा दिया। अब मरने से पहले वो चिल्लाकर क्रशर को बुलाता है। क्रशर आया तो ऐश ने उसे भी दोबारा गोली मार दी। फिर वहां से 2-3 गोलियां उठाकर वो बाहर भाग जाती है, लेकिन क्रशर अभी भी जिंदा था और उसके पीछे ही था।
लेकिन गोलियां खाने के बाद क्रशर थोड़ा कमजोर हो गया था और वो धीरे धीरे चल रहा था। इसका फायदा उठाकर ऐश रोड तक पहुंच जाती है, जहां पुलिस भी आ गई थी। लेकिन रोड पर जाने से पहले उसने क्रशर की आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज किया। लेकिन क्रशर इस बात को नजरअंदाज करके वहां से वापस मुड़ जाता है। फिर ऐश पुलिस के साथ वहां से निकल जाती है। रात को पुलिस उस घर में पहुंचती है तो क्रशर दूर से उन्हें देख रहा होता है और फिर मुड़कर जंगल में चला जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस वालों को मारने की तैयारी के लिए गया है, यानी मौत का तांडव एक बार फिर से शुरू होने वाला था। क्योंकि बेशक उसका भाई मर गया था, लेकिन अब क्रशर अकेला ही सबको मार देगा और अपने भाई का बदला भी लेता रहेगा। और इसी के इस भयानक मूवी की एंडिंग हो जाती है।